आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम समझौतावादी विचारक टॉमस हॉब्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन टॉमस हॉब्स की जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। टॉमस हॉब्स का नाम राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, रूसो जैसे दार्शनिकों के समकक्ष इनका नाम लिया जाता है। टॉमस हॉब्स वे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीति चिंतन में निरंकुशवाद एवं धर्मनिरपेक्षवाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार किया तथा भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धतियों को राजनीतिक चिंतन में प्रयोग करके राजनीति को विज्ञान के समकक्ष लाने का काम किया। अर्थात टॉमस हॉब्स ने भौतिक विज्ञानों में जो अध्ययन की पद्धतियां प्रयोग की जाती थी उन्हीं पद्धतियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में किया और राजनीति को भी एक विज्ञान के समकक्ष लाने का काम इन्होंने शुरू किया था। टॉमस हॉब्स ने राजनीति विज्ञान में सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्यवस्थित रूप से व्याख्या की। हालांकि सामाजिक समझौते के विचार का वर्णन प्राचीन और मध्ययुगीन विचारकों के द्वारा भी किया गया था, लेकिन टॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। इसलिए टॉमस हॉब्स को समझौतावादी विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम टॉमस हॉब्स के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। टॉमस हॉब्स का जन्म 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के मेम्सबरी के पास वेस्टपोर्ट में हुआ था। उनके पिताजी वेस्टपोर्ट में पादरी थे। उनके पिताजी का स्वभाव क्रोधी था और उन्होंने गुस्से में एक अन्य पादरी पर हमला कर दिया था, जिसके कारण उन्हें अपने बच्चों एवं पत्नी को छोड़कर वहां से निर्वासित होना पड़ा था। पिता की अनुपस्थिति में टॉमस हॉब्स का पालन पोषण उनके चाचा ने किया था। हालांकि टॉमस हॉब्स विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 4 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था और वे ग्रीक और लैटिन की भाषा के अच्छे जानकार थे। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां से स्नातक की डिग्री पास उन्होंने की थी। 1608 ईस्वी में टॉमस हॉब्स इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक एक संपन्न उच्च कुल में विलियम कैवेंडिश के शिक्षक नियुक्त हुए और उनके साथ उनका संबंध जीवन भर बना रहा और इससे उनके बौद्धिक विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने शिष्य के साथ यूरोप का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान विभिन्न दार्शनिक विद्वानों और नवीन भौतिक विज्ञान में संपर्क में आने का उनको अवसर मिला और उनको ये ज्ञात हुआ कि ऑक्सफोर्ड का दर्शन बहुत पुराना पड़ चुका है और साथ ही साथ उन्हें भ्रमण के दौरान बेकन एवं बेन जॉनसन जैसी बुद्धिजीवियों से परिचित होने का अवसर भी मिला। 1628 ईस्वी में होम्स कैवेंडिश परिवार को छोड़कर सर क्लिंटन के पुत्र के अध्यापक नियुक्त थे और इस परिवार के साथ वह 3 वर्ष तक रहे।
प्रथम 2 वर्ष उन्होंने विदेश यात्रा में बिताए। इस यात्रा के दौरान होम्स का परिचय ज्यामिति और गणित की नवीन खोजों से हुआ और 49 वर्ष की आयु में वह यूक्लिड की पुस्तक को उन्होंने देखा, अध्ययन किया, जिसके कारण वे ज्यामिति या रेखागणित के प्रेमी हो गए और उनको ये विश्वास हो गया था कि प्रकृति में गति सर्वव्यापक है और समस्त भौतिक तथा मानसिक क्रियाएं सहजातीय तत्वों की गति मात्र ही हैं। अर्थात भौतिक जगत में और मानसिक मन जो क्रियाएं होती हैं मन में, वो सारी की सारी गतियां उन तत्वों की गति के कारण ही होती हैं। और साथ ही हॉब्स ज्यामिति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ज्यामिति का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने, बल्कि मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी ज्यामिति का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने दोबारा यूरोप की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान इटली में गैलीलियो और फ्रांस में देकार्तो से उनकी भेंट हुई। इसी दौरान आप जानते हो 1640 ईस्वी में इंग्लैंड में राजा और संसद में संघर्ष छिड़ा, तो होब्स का ध्यान भी गणित शास्त्र से हटकर राजनीति शास्त्र की ओर चला गया और उन्होंने निरंकुश राजसत्ता के समर्थन में एक पुस्तक लिखी और इसके कारण निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में पुस्तक लिखने के कारण जो राजतंत्र के विरोधी लोग थे उनसे उनके जीवन का संकट खड़ा हो गया, जिसके कारण वे भागकर फ्रांस से चले गए। इस अवधि में उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया, जिसमें निम्न पुस्तकें हैं डी सीवी, डी कॉर्पोरे और सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है लेवियाथन और एलिमेंट ऑफ लॉ डी होमिनी। ये पुस्तक हॉब्स के द्वारा रचित की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है हॉब्स की वो है लेवियाथन। लेवियाथन में हॉब्स के राजनीतिक विचारों का सर्वोत्तम परिचय मिलता है। यह पुस्तक हॉब्स की अमर कृति है। इसके 4 भाग हैं। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे में चर्च और राज्य के संबंध तथा अंतिम चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के आलोचनात्मक पक्ष का विवरण दिया गया है। लेवियाथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस के रूप में इसको दिखाया गया है, जिसके माध्यम से हॉब्स समझौते से उत्पन्न संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राजशक्ति का स्वरूप प्रतिपादित करना चाहते हैं।